Hi everyone, welcome back to the channel. So today's topic is fuzzy systems. Now, what is fuzzy systems? And we are going to discuss crisp logic, and most importantly, we are going to start with propositional logic. अब propositional logic क्या है? Simply propositional logic जो है वो हमने discrete mathematics में भी पढ़ा है, जो हमारा completely true, false, tautology, fallacy ये वाले जो concepts होते हैं ये हमने totally वहाँ पे भी पढ़े हैं, लेकिन soft computing में भी ये हमें पढ़ना है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फजी सिस्टम्स में, जिसमें सबसे पहले लिखा है लॉजिक इज साइंस ऑफ रीजनिंग. लॉजिक क्या है? लॉजिक एक साइंस है रीजनिंग की. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक, और दो तरीके के लॉजिक होते हैं. एक होता है क्रिस्प लॉजिक और एक होता है फजी लॉजिक. तो आपको मेन चीज यहाँ पे देखना है कि जो लॉजिक होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा क्रिस्प लॉजिक एंड एक होता है हमारा फजी लॉजिक. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रिस्प लॉजिक. और अभी तक भी हमने जितनी भी क्रिस्प सेट थ्योरी और जितने भी क्रिस्प से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो उसमें यही हमने देखा था कि क्रिस्प लॉजिक का बस एक ही मतलब निकलता है, जो कि ट्रेडिशनल लॉजिक सिस्टम होता है हमारा, वेयर एवरीथिंग इज ट्रू, जहाँ पे हर चीज ट्रू होती है एंड या तो फॉल्स होती है, या तो वो ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है. और इट इज अ यस और नो, या तो वो यस होता है या वो नो होता है. देर इज नो पार्शियल ट्रुथ्स अलाउड. मेन कोर कॉन्सेप्ट है क्रिस्प का, बस इतना ही है कि बस पार्शियल वैल्यू किसी भी तरीके की अलाउड नहीं है. कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, या तो हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट बनता है या नहीं बनता है, दैट्स इट. So a statement is either completely belongs to a set or does not belong at all. कोई भी स्टेटमेंट या तो completely belong करेगा उस सेट को या नहीं belong करेगा बिल्कुल भी. बस ये मेन कॉन्सेप्ट है क्रिस्प लॉजिक का. इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये एक स्टेटमेंट है जो कि बोलता है कि जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हाँ ऐसा होता है. वाटर बॉइल्स एट 19 डिग्री सेल्सियस, नो, दिस इज फॉल्स. कि वाटर 19 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी बॉईल होता है, तो इट इज फॉल्स. सो दिस इज व्हाट क्रिस्प लॉजिक इज. यही चीज है क्रिस्प लॉजिक के अंदर, कि कोई चीज, कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, इसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रपोजिशनल लॉजिक. अब हम स्टार्ट करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक को, जिसको स्टेटमेंट लॉजिक भी कहते हैं. So an expression consisting of some symbols, letters, words is called a sentence if it is true or false. तो एक ऐसा expression जिसमें symbols हैं, letters हैं, words हैं, और उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम एक sentence बोलेंगे if it is true or false. यानी कि एक ऐसा expression जिसमें symbols आते हैं, letters आते हैं, words आते हैं, और उसे हम sentence तब बोलते हैं या तो वो sentence true होता है या फिर वो sentence false होता है. अब डेफिनेशन में ध्यान नहीं देते, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं. एग्जाम्पल इज 2 + 3 = 5. मानो कि एक स्टेटमेंट है, तो क्या 2 + 3 = 5 होता है? सो यस, ट्रू, कि 2 + 3 5 है, तो फैक्ट है, ये तो ट्रू है. मुंबई इज इन अमेरिका, तो क्या मुंबई अमेरिका में है? नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो गलत बात है, क्योंकि मुंबई अमेरिका में थोड़ी, मुंबई तो इंडिया में है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द टाइप्स. अब हमें टाइप्स देखना है कि कितने तरीके के प्रपोजिशनल लॉजिक्स होते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रपोजिशन. सबसे पहला टाइप आता है हमारे प्रपोजिशन का, जो कि होता है सिंपल प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. ऐसा प्रपोजिशन जिसके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. एटॉमिक प्रपोजिशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है. सिंपल प्रपोजिशन को आप क्या बोल सकते हो? एटॉमिक प्रपोजिशन भी बोल सकते हो. और अगर इसे बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझें कि सिंपल प्रपोजिशन या फिर एटॉमिक प्रपोजिशन क्या होता है, तो इट इज सिंपली एक ऐसा प्रपोजिशन जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बस वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है. एंड इसको हम यूजुअली डिनोट करेंगे विद अ स्मॉल लेटर. कोई भी एक स्मॉल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो. इट कैन बी पी, क्यू, आर, कोई सा भी आपके पास एक स्मॉल लेटर होगा, उससे आप इसको डिनोट कर सकते हो. एंड बस इतना इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट ये समझना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा प्रपोजिशन जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी. इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट गिवन है, एक प्रपोजिशन हमें गिवन है कि दिस फ्लावर इज पिंक. फ्लावर क्या है? पिंक है. सो इट इज ट्रू. हो सकता है कोई जो भी फ्लावर हमें दिखा रहे हैं वो पिंक है. इवन एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बिकॉज हर एक इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही है. सो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है. देन
we have the second type of proposition, which is compound proposition. Now what is a compound proposition? Two or more simple propositions when combined by various connectives into a single composite sentence. जब कभी भी ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रपोजिशंस को हम कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव्स. ये कनेक्टिव्स हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं वो कनेक्टिव्स, एंड और जितने भी होते हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशंस को, जो कि सिंपल प्रपोजिशंस है, अगर आप उन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव्स, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी अ कंपोजिट सेंटेंस. वो आपका एक कंपोजिट सेंटेंस होगा विच इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन. वो आपका कंपाउंड प्रपोजिशन बनेगा. So here is an example of compound proposition. The earth is round and revolves around the sun. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो कि एक स्टेटमेंट तो ये है and there is one more statement this. So this is a statement P मान लो, और इसका small q हमने बोल दिया कि इसको हम इससे denote कर रहे हैं. So the earth is round. Earth round है, ये हमारा एक simple proposition है. Similarly, it revolves around the sun. This is the second simple proposition. ये भी एक simple proposition है. एंड इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया. और किसकी मदद से मिला है? विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव. एक कनेक्टिव की मदद से मिला है जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है. सो दिस इज अ कनेक्टिव. एंड ये एंड जो है ना हमारा, ये कनेक्टिव है. सिमिलरली अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ, ये डबल आई एफ एफ, इफ इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल. अगर उसके तीन साइड्स इक्वल होते हैं वो ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल बोलते हैं. ये भी क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो आर कनेक्टिव. ये भी हमारा एक कनेक्टिव है जो दो स्टेटमेंट्स को, दो प्रपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करता है. नाउ लेट्स मूव टू द लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब कितने तरीके के कनेक्टिव्स होते हैं? कनेक्टिव्स होते हैं ये सारे टाइप्स के, जिसमें से हमने इन्हें पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग टू रिवाइज. फर्स्टली इट इज एंड. एंड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, एंड इसका सिंबल होता है ऐसा. और इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, और का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से. निगेशन, जिसके सिंबल होते हैं या तो ये बार होगा या फिर ये साइन होने वाला है. इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमारे पास ये डबल साइडेड एरोज होते हैं. देन वी हैव कंडीशनल इफ देन. अगर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, इफ एंड देन टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए ये एरो होता है. बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, जिसको आई एफ एफ से हम डिनोट करते हैं. ये आई एफ एफ जो हमने बोला था, दिस वॉज बाई कंडीशनल कनेक्टिव, जिसको आपको इस तरीके से डिनोट करना है डबल साइडेड एरो से. फिर नॉट प्लस एंड. अगर नॉट और एंड को हम एक साथ जोड़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है. नॉर को, विच इज नॉट प्लस और, यहाँ पे इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं. एंड फाइनली इट इज एक्सॉर, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं. तो अभी हमने सिंपली देखे कि कितने तरीके के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं एंड उनके क्या सिंबल्स हैं. सो नाउ लेट अस गो थ्रू द लॉजिकल ऑपरेशंस वन बाय वन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेशन से. तो एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है, सबसे सिंपल लेकर चलेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. सो एंड ऑपरेशन में बस इतना ध्यान रखना कि बोथ मस्ट बी ट्रू देन ट्रू. जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा. बस ये चीज आपको याद रखनी है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू वैल्यू आती है आउटपुट में, अदरवाइज सारे फॉल्स होते हैं. दैट्स इट. सो P एंड Q, दो स्टेटमेंट्स बोल दो या दो इनपुट्स बोल दो, जो बोलना है बोल दो. सो ये दो ऐसे P एंड Q हमारे प्रपोजिशंस हैं, हमारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसकी कुछ इतनी पॉसिबिलिटीज हैं. और अभी हम क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1, 2, 3 एंड 4. क्यों होती है? इसका तरीका ये है कि सिंपली आपको वेरिएबल देखना पड़ेंगे, कितने वेरिएबल्स हैं, यानी कि कितने प्रपोजिशंस हैं. तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स हैं, विच इज P एंड Q. दो ही वेरिएबल्स हैं. सो अगर आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है आपको सिंपली फॉर्मूला डालना है. 2 raised to the power n होता है फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें n होता है कितने नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स हैं, कितने नंबर ऑफ आपके वेरिएबल्स हैं. सो इट इज 2 raised to the power n, दैट मींस दो वेरिएबल्स आएगा तो इट इज गोइंग टू बी 2 raised to the power 2. एंड 2 raised to the power 2 की वैल्यू कितनी आती है? 4 आता है. तो 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ कि 4 कॉम्बिनेशंस रहने वाले हैं. सो जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, तो हमें याद होना चाहिए कि कितने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. सो हमने देखा कि 4 कॉम्बिनेशंस चाहिए, फिर हमारी इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी. बिकॉज दो वेरिएबल्स थे, दो प्रपोजिशंस थे. फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n. n होता है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ प्रपोजिशंस, जिससे आपको सिंपली इतना पता पड़ जाता है कि कितनी लंबी ट्रुथ टेबल बनानी है. 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशंस लगने वाले हैं, ठीक है.
इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये बोलता है कि 8 4 2 1, इस चीज को याद कर लो, 8 4 2 1 और इसके आगे 16, इतने मोस्ट ऑफ द टाइम बस इतना ही यूज होता है, 16 8 4 2 1। और यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, तो इसके हिसाब से ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। आप कैसे डिजाइन करेंगे, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो सपोज मुझे ट्रुथ टेबल बनानी है फॉर P Q एंड R, मुझे 3 प्रपोजिशंस दिए हुए हैं और मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हैं, सो इट इज 2 3। 2 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 कॉम्बिनेशंस हमें बनाने पड़ेंगे जब हम ट्रुथ टेबल को लिखेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक द ट्रुथ टेबल। P Q R 8 कॉम्बिनेशन से, यानी कि पूरी 8 रोज बनेंगी। कैसे स्टार्ट करेंगे P Q R को, तो P Q R में सबसे सिंपल हमने बोला कि 8 4 2 1 याद रख रखा है हमने, 8 4 2 1। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4 और 8 की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, अभी 16 की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो यहाँ पे होता है 16 8 4 2 1, ये याद रखना है हमें। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा कब तक, जब तक पूरे 8 रोज हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि 1 टाइम्स अल्टरनेट करना है आपको, ट्रू फॉल्स, एक बार का अल्टरनेटिव हमें चाहिए। सेकेंड इज 2 का मतलब क्या होगा, सो 2 का मतलब होगा सिंपली कि हमें 2 बार ट्रू लेना है, फिर हमें 2 बार फॉल्स लेना है, फिर हमें 2 बार ट्रू लेना है, फिर हमें 2 बार फॉल्स लेना है। और कब तक लेना है, जब तक कि 8 कॉम्बिनेशंस या 8 रोज हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अभी कितनी हो गई, 4 5 6 7 8 हो गई। सिमिलरली इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 टाइम अल्टरनेट, यहाँ पे 2 टाइम्स करके अल्टरनेट, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से। एंड 4 का मतलब क्या है, पहले 4 बार आपको ट्रू लेना है एंड देन आपको 4 बार फॉल्स लेना है। एंड इन दिस वे आपके सारे कॉम्बिनेशंस रेडी हो गए। अब आप इस पे कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ, आराम से आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो जनरली ये वाली चीज़ बहुत से टीचर्स नहीं बताते हैं या हम भूल जाते हैं। सो ये चीज़ याद रखनी कि किस तरीके से करना है। बस ये याद रखना 16 8 4 2 1, जो कि आपको ट्रुथ टेबल को डिजाइन करने में और कॉम्बिनेशंस को डिजाइन करने में हेल्प करेगी। एंड सिमिलरली 2n से आपको पता पड़ जाएगा कितनी नंबर ऑफ रोज आपको बनानी है या फिर कितने कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं जब भी हम ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में बोला है कि दोनों को ट्रू होने की जरूरत है एंड देन आपको ट्रू मिल जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है एंड की। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स थे, इसलिए 4 ही रोज हमारी बनी या 4 ही कॉम्बिनेशंस की जरूरत है। हमने डिजाइन कर ली रो को। अब ट्रू 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 है, इसके अलावा क्या है, सारे फॉल्स है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट इज और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या बोलता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू टू गेट ट्रू। कम से कम एक इनपुट ऐसा होना चाहिए वो ट्रू होगा तो आप उसका आउटपुट ट्रू दे सकते हो। सो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, तो ये तो ट्रू होगा। दिस ट्रू एंड दिस फॉल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज एटलीस्ट एक ट्रू अगर है इनपुट में तो आपको ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पे भी एटलीस्ट एक ट्रू तो हमें मिल चुका है, इसलिए इसका आउटपुट भी ट्रू है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज फॉल्स, देन आउटपुट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉल्स। सो इन दिस वे वी कंप्लीटली सॉल्व दी और ऑपरेशन। इस तरीके से हमारे और ऑपरेशन लगते हैं ऑन दी प्रपोजिशंस। देन वी हैव निगेशन। निगेशन का मतलब सिंपली होता है आपको अपोजिट करना है सिर्फ। सो P अगर है ट्रू फॉल्स तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू का कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, फॉल्स कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। दैट्स इट, इतना सा मतलब है निगेशन का। नाउ व्हाट इज टॉटोलॉजीज एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इफ द फाइनल कॉलम इज ऑल ट्रू वैल्यूज, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपका एक फाइनल कॉलम का आंसर आए और फाइनल कॉलम की सारी जो रोज है, अगर सारी ही रोज पे ट्रू वैल्यू आ जाती है तो उसको हम टॉटोलॉजी बोलते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, उसके अलावा फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है। तो ये होता है डिफरेंस टॉटोलॉजीज में और कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। अब सीधे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज टॉटोलॉजीज। आपको ये बताना है कि जो गिवन प्रपोजिशन है ये टॉटोलॉजी है क्या। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट थिंग विच इज कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर कितने नंबर ऑफ प्रपोजिशंस यहाँ पे गिवन है। तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ P है और Q है, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स है या फिर 2 प्रपोजिशंस है।
तो इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ रोज की जरूरत है हमारी ट्रुथ टेबल में, या फिर कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लगेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो कि है 2n का फॉर्मूला, जहाँ पे n होता है कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हैं। तो सिंपली अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या आंसर आएगा, इट विल बी 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4, यानी कि 4 रोज होनी चाहिए या फिर 4 कॉम्बिनेशन हमें लगेंगे जब हम ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें जरूरी है वो कौन सी है कि डिजाइन करते वक्त हमें बस ये चीज याद रखनी है 16, 8, 4, 2, 1 के किस तरीके से कॉम्बिनेशन हमें लिखना है। तो सबसे पहले सिर्फ P है और एक सिर्फ Q है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो 4 ही कॉम्बिनेशन लगेंगे। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, हमेशा हम इस डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो P है एंड Q है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, लाइक दिस। अब इतना पार्ट हमारा रेडी होता है, अब हम इसके ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निगेशन Q और निगेशन P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी निगेशन P, यानी कि ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, दिस विल बी निगेशन ऑफ P। देन निगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं, इट विल बी फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। नेक्स्ट और किस चीज़ की ज़रूरत दिख रही है हमें, अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो इट विल बी P और निगेशन Q, P का हमें और करना है किसके साथ, निगेशन Q के साथ। सो P और निगेशन Q, दिस विल बी P एंड दिस विल बी और निगेशन Q। और का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 ट्रू अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रू तो दिख गया हमें, इसलिए ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू है तो दिस विल बी ट्रू। यहाँ पे देखो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब अगर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर तो फॉल्स ही आएगा। फॉल्स एंड ट्रू, एटलीस्ट 1 ट्रू और के केस में तो आपका आउटपुट ट्रू हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन निकल गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोलता है, निगेशन P को और करना है निगेशन Q के साथ। तो निगेशन P है ये एंड निगेशन Q है ये, और इन दोनों के बीच में हमें और निकालना है। सो इट विल बी निगेशन P और निगेशन Q। सो निगेशन P का और करना निगेशन के साथ में, और है अगेन एटलीस्ट 1 ट्रू तो आपका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे देखो 1 इज ट्रू तो ट्रू, 1 इज ट्रू देन ट्रू, बोथ आर ट्रू देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में एंड ऑपरेशन को लगाना है। सो इसको एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं दिस इज A एंड दिस इज B, क्योंकि इतना लंबा लिखने में दिक्कत आएगी। सो विल राइट A एंड B। A को हम एंड करेंगे B के साथ, तो A को एंड करो B के साथ। एंड में क्या होता है कि बोथ शुड बी ट्रू टू गेट द आउटपुट ट्रू। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ही ट्रू है तो दिस विल बी फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ही ट्रू है देन अगेन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स। एंड जब दोनों ट्रू आते हैं तो ही सिर्फ ये ट्रू होता है एंड के केस में। अब ये वाला जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये तो हमने निकाल लिया इस तरफ। अब सिंपली ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, इस एक्सप्रेशन को आपको और करना है। सो इसको लेटर से आई एम गिविंग द नेम x, एंड x को हम करेंगे और विथ q। x को और के साथ करना है, किसके साथ, q के साथ करना है। सो इस x वाले कॉलम को देखो एंड q वाले कॉलम को देखो, और इन दोनों के बीच में ट्रू हमें देखना है कि और कंडीशन कैसे लगेगी। सो एटलीस्ट 1 इज गोइंग टू बी ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। इधर देखो ट्रू है और फॉल्स है तो कौन आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू में कौन आएगा, ट्रू आएगा। तो आप यहाँ पे दिख रहा है सीधे हमारे जो ये हमारा फाइनल कॉलम था। सो फाइनल कॉलम में हमें दिख रहा है कि सारी वैल्यूज जितनी भी आउटपुट आई है वो सब क्या है, सब ट्रू है, ऑल ट्रू। ऑल ट्रू का मतलब क्या होता है, टॉटोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस दिस इज अ टॉटोलॉजी। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो गिवन एक्सप्रेशन था दिस इज अ टॉटोलॉजी। So this is how we basically solve the problems. Now there is one more type of question. Show that this expression and this are equivalent. आपको बताना है कि इसका जो ट्रुथ वैल्यूज आने वाली है और जो इसकी ट्रुथ वैल्यूज आने वाली है वो इक्वल है या नहीं। तो इसका ये सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, इसको अपन खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। P Q R, फिर हमने निगेशन R की वैल्यू निकाली, देन Q एंड R, देन निगेशन ऑफ Q एंड R, और फिर उसके बाद जो हमारा A पार्ट था, इसको हमने A पार्ट नाम दिया था, इसकी पूरी ट्रुथ वैल्यूज आ जाती है। फिर
जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन गिवन है हम उसके लिए प्रॉपर पूरा निकालेंगे, फिर उसकी बी वाली की ट्रुथ वैल्यूज आ जाएंगी एंड वी विल जस्ट फाइंड आउट ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा होता है, अगर इसकी ट्रुथ वैल्यूज और इसकी ट्रुथ वैल्यूज एग्जैक्टली मैच करती है, इसका मतलब है कि दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है और हमने इसको प्रूव कर दिया। सो दैट्स हाउ वी प्रूव इट। नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अगला हमारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि जो सिंगल एरो होता है ना, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। सो इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको, सॉरी इफ एंड ओनली इफ तो बाई कंडीशनल होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ दिस देन दिस, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको सिर्फ एक केस याद करना है कि जब भी टी एफ होगा तो आपका आंसर एफ आएगा। पी अगर टी है, क्यू एफ है, तो आंसर क्या रहेगा? एफ रहेगा। और इसके अलावा जितने भी रहेंगे, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, उसका आंसर सीधे सीधे ट्रू लिख देना है बस। रेस्ट ऑल विल बी ट्रू, बाकी सब ट्रू रहेंगे। सो ये उसकी ट्रुथ टेबल है, ट्रू ट्रू ट्रू। बस एक केस हमको याद करना है कि टी एफ है तो आंसर एफ आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें ये डबल साइड वाला एरो आता है बाई कंडीशनल के अंदर। एंड इसमें आपको बस इतना याद करना है कि जब भी द इनपुट्स आर गोइंग टू बी सेम, जब भी आपके दोनों इनपुट जो हैं वो सेम होंगे तो आपका आंसर ट्रू रहेगा। और अगर दोनों इनपुट्स जो है वो अलग अलग है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, या एक फॉल्स एक ट्रू है, तो उसका आंसर आपको फॉल्स आएगा। तो यानी कि इसमें भी बस एक ही लाइन याद करनी है कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, जब दोनों ही इनपुट सेम है, या तो दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा? ट्रू आएगा। सो ये इसकी आ जाती है ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू आया। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यानी कि दोनों सेम है। और जब भी सेम इनपुट है तो इसका आंसर ट्रू होगा और इसके अलावा बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट इज शो दैट, क्वेश्चन है कि P एंड Q का जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, इम्प्लाइज दैट P और Q इज टोटोलॉजी। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और इस एक्सप्रेशन में आपको बस इतना बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है। तो सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। P एंड Q, सबसे पहले इनकी ट्रुथ टेबल की जो स्टार्टिंग लाइन है वो लिख लेंगे, ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स। अब P एंड Q निकालेंगे। एंड में क्या होता है? दोनों को ट्रू होना चाहिए तो आपका आंसर ट्रू आता है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, रेस्ट क्या रहेंगे? बाकी सारे फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गए। सिमिलरली दूसरा एक्सप्रेशन क्या गिवन है? P और Q, तो P और Q को देखो, P और Q में क्या है? कम से कम एक अगर ट्रू है इनपुट तो आपका आउटपुट ट्रू आता है। सो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू था तो फिर से ट्रू, फिर से एक ट्रू था तो ट्रू, एंड बोथ आर फॉल्स, तो आंसर भी क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। अब ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इन एक्सप्रेशन के ऊपर आपको इम्प्लीकेशन का साइन लगाना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स पे कंडीशनल स्टेटमेंट का जो केस है वो लगाना है। कंडीशनल स्टेटमेंट का केस क्या बोलता था? सिर्फ एक केस याद कर लो कि जब भी टी एफ आएगा तो उसके साथ एफ आएगा, दैट्स इट। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज माई आउटपुट, दैट इज P इम्प्लीकेशन Q। ये वाला कंडीशन बस याद रखनी है हमें। तो अब इन दोनों में देखो, ये दोनों तो ट्रू ट्रू है, ये तो फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स ट्रू है, ये फॉल्स फॉल्स है, यानी कि एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे टी एफ का कॉम्बिनेशन बन रहा है। टी एफ है क्या? नहीं है टी एफ, तो इसका मतलब क्या है? बाकी तो सारे ट्रू हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज अ टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी बिकॉज सारे जितने भी आंसर आए हैं पूरा का पूरा कॉलम ही ट्रू से भरा हुआ है, इस वजह से। सो नेक्स्ट वी हैव शो दैट P implication Q is equivalent to negation of P और Q। और ये चीज़ एक तरीके से हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी P implication Q होता है तो उसका आंसर सीधे सीधे निगेशन ऑफ P और Q आता है। ये इस तरीके से याद करो कि एक तो फॉर्मूला है जैसे, बस ये याद है हमें। अब देखें करके देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन दो ही वेरिएबल्स हैं तो P एंड Q, टेबल बनाई हमने, ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स, इम्प्लीकेशन करा। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? सिर्फ एक स्टेटमेंट ढूंढ लो, टी एफ, ये हमें मिल गया इधर, टी और एफ, उसका आंसर होता है एफ, तो टी एफ एफ। एंड इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, टी टी एफ टी एफ एफ, वो सब जितने भी फालतू के होते हैं उनको आपको क्या करना है? उसको सीधे सीधे ट्रू देना है। अब निगेशन ऑफ पी की वैल्यू निकालते हैं। सो ट्रू का कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, यानी कि सिर्फ अपोजिट करना है। एंड देन वी हैव निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q, इसका पूरा निकालेंगे। सो निगेशन ऑफ P और Q, दिस और विथ दिस, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है ट्रू, एंड वन इज ट्रू देन अगेन ट्रू। अब ये आ गई हमारी एक, और ये दूसरी हमारी रो, दूसरी कॉलम आ गई। अब इन दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखो,
क्या ये दोनों कॉलम्स बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है? यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होते हैं। और मैच होने का मतलब है कि यस दिस इज ट्रू, यानी कि P इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, लॉजिकली वो इक्वल है किसके? निगेशन ऑफ P और Q के। और ये एक तरीके का फॉर्मूला भी है जो बार बार यूज होता है। नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, नाउ दिस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, जिसमें आपको शो करना है। और कभी कभी ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट के लिए तीन तीन बार लगाते हैं, इसको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम लगाते हैं। सो यहाँ पे PQR है, तो PQR का मतलब 2⁻3, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन, यानी कि 8 रो की ट्रुथ टेबल बनेगी। तो पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी 8 रो हम डिजाइन करेंगे। और फिर 8 4 2 1 के हिसाब से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कि ट्रू फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से हम PQR लिख लेंगे एंड देन लाइन बाय लाइन सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो Q इम्प्लीकेशन R की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले इम्प्लीकेशन के फॉर्मूलाज लगा के, देन P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन R निकाल लिया। फिर इस साइड आ गए, RHS वाला साइड देख लेते हैं, P एंड Q को कैलकुलेट कर लिया एंड सिमिलरली P एंड Q इम्प्लाइज R को भी कैलकुलेट कर लिया। सो इन दिस वे हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और आपको बस सिंपली ये चेक करना है फिर कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो कॉलम है, क्या वो इस कॉलम के बराबर आ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि वो एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नाउ देयर आर सम लॉज ऑफ प्रपोजिशन, कुछ एक लॉज होते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक के जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ, जो कि बोलता है कि अगर आप P को एंड करते हो विद ट्रू, सो इट इज इक्विवेलेंट टू P। सिमिलरली P को और करते हो विद फॉल्स, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P। कम्यूटेटिव लॉ, अगर P एंड Q है तो वो कम्यूटेटिव है, यानी कि आप एंड को चेंज कर दो, Q को पहले ले लो और फिर एंड भी कर दो, तो उनका स्टेटमेंट्स की जो कॉलम्स आने वाले हैं वो सेम आने वाले हैं, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। P और Q को उल्टा कर दो, Q और P, तो भी वो सही है। एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट की चेंजेस करेंगे, P एंड Q एंड R, या फिर P एंड Q एंड R, इन दोनों को इधर साथ कर दिया, इन दोनों को साथ में कर दिया, तो ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि जब P एंड अंदर जाएगा, तो देखो P एंड Q और R हमें गिवन है, तो सबसे पहले P एंड Q के साथ होगा, ये अंदर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन अंदर जो और था उसको हम वापस और बना देंगे एंड अगेन P एंड R हो जाएगा। तो दैट्स हाउ जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह में करते हैं वही सारा सब कुछ है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली एंड के केस की जगह और का केस भी लगा सकते हो, तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डी मॉर्गन्स लॉ, कि अगर निगेशन है बाहर एंड अंदर है P एंड Q, तो ये निगेशन पहले दोनों को मिलेगा, एक बार निगेशन P बनेगा, एक बार निगेशन Q बनेगा। एंड जब भी निगेशन अंदर जाता है ब्रैकेट के, तो वो क्या करता है, एंड को कन्वर्ट कर देता है और में। बस ये चीज याद रखना कि जब निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो और को कन्वर्ट कर देगा एंड में, और एंड को कन्वर्ट कर देगा और में, बस इतना सा है। सो एंड को उसने और में कन्वर्ट कर दिया, और को उसने एंड में कन्वर्ट कर दिया। सो निगेशन बेसिकली फ्लिप्स एंड और। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का लॉ क्या बोलता है कि जो बिगर टर्म होने वाली है वो एब्जॉर्ब कर लेगी स्मॉलर वाली को। सो अगर इस तरीके का कोई केस हमें गिवन है, सो P और P, फिर एक बार एंड होगा एंड देन P और Q, तो ये इक्विवेलेंट होने वाला है P के। एंड सिमिलरली एंड के केस में कुछ इस तरीके से होने वाला है। सो ये लॉज होते हैं हमारे प्रपोजिशनल लॉजिक के, जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें से डी मॉर्गन्स लॉ हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। देन लेट अस से एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें, ये कुछ ऐसा दे रखा है एंड इसमें हमें बोला है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का ये सोल्यूशन रहने वाला है। सो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले हम इम्प्लीकेशन रूल लगाएंगे, जो अभी हमने पहले याद भी करा था कि जब भी आपको ऐसा दिखे P इम्प्लाइज Q, तो वो किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, हमने बोला था कि सीधे वो निगेशन ऑफ P और Q के बराबर होता है। और ये चीज हमें याद करनी है कि ये इम्प्लीकेशन का रूल है, ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, ये हमें लर्न होना चाहिए। अब अगर हमें ये चीज लर्न है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे भी एक इम्प्लीकेशन की चीज हमें दे रखी, तो अपन इस पे इम्प्लीकेशन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर x के फॉर्मेट में हम देखें, सो x को अगर मैं इक्विवेलेंट बोलूँ, दैट इज इट इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी कि इस कैपिटल P को हम x बोल रहे हैं बेसिकली। तो अगर x को मैं बोल रही हूँ कि लेट दिस बी x, मान लो ये जो पूरा है ना, दिस इज x, मान लेते हैं कि ये x है,
एंड मान लेते हैं कि ये y है, तो इसका मतलब हो गया इट इज x इम्प्लाइज y। अब अगर x इम्प्लाइज y का फॉर्मूला हमें मालूम है कि इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ p और q, तो अपन इसको भी तो लिख सकते हैं कि इट विल बी निगेशन ऑफ x और q, यानी कि इसकी जगह में निगेशन ऑफ x और y कर सकती हूँ, सॉरी दैट्स y। ठीक है, तो हमने यही चीज करी, हेंस वी अप्लाई, हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे, बस इतने वाले एक्सप्रेशन पे इम्प्लीकेशन रूल को अप्लाई करा। तो इम्प्लीकेशन रूल अप्लाई हुआ तो कैसा बन जाएगा, जो x है उसके ऊपर हम निगेशन लेंगे और लेंगे r लेंगे, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक, इस तरीके से दिखेगा। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये निगेशन है, ये निगेशन है, अब डबल निगेशन है, पहले से डबल निगेशन को हटा लो, डबल निगेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। सो वी हैव P एंड Q, अब हमारे पास क्या बचा, P एंड Q बचा एंड और बचा, तो और R बच गया। सब्सटीट्यूट इन द मेन एक्सप्रेशन, अब ये जो चीज आई है इसको जाके अपने मेन एक्सप्रेशन में जाके लिख दो। सो अगर इसको मैं मेन एक्सप्रेशन में लिखती हूँ तो आई विल गेट P एंड Q और R, ठीक है, ये पूरा हमने ले जाके इस जगह पे रख दिया। सो P एंड Q और R एंड जो एज इट इज है P एंड Q, उसको एज इट इज रहने देंगे। एंड अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा एक अप्लाई हो रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ, और एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि जो भी आपकी बड़ी टर्म होती है वो स्मॉलर टर्म को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे लग रहा है, जैसे ये एब्जॉर्प्शन लॉ है और यहाँ पर अगर हम इसको लगाएं, सो ये इस तरीके से कि इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को हम लिख सकते हैं ए और आर एंड ए, यानी कि इसको हम ए की तरह डिनोट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आएगा तो उसका आंसर ए होगा। एंड ए हमने सब्सटीट्यूट क्या करा, ए हमने क्या सोचा था कि इट इज पी एंड क्यू, सो दिस इज द आंसर। क्या आपको इसको सीधे सीधे जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो आपको सीधे सीधा आंसर मिलेगा पी एंड क्यू। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डू सिंप्लीफिकेशन। वैसे तो इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो हमने लॉज पढ़े हैं प्रपोजिशंस के उसके बेसिस पे हमने करा है, जिसमें हमने इम्प्लीकेशन का रूल लगाया, डबल निगेशन को हटाया एंड एब्जॉर्प्शन के लॉ को लगा दिया, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजिशनल लॉजिक, जो कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इतना ही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन इन्फरेंस इन प्रपोजिशनल लॉजिक, जिसमें हम पूरे इन्फरेंसेस पढ़ेंगे एंड प्रेडिकेट्स वगैरह का जो लॉजिक सिस्टम है वो पूरा पढ़ेंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।